हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने मेंसुरेशन की 9वीं क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले अपने 8 क्लास पढ़ी है, उसमें से अपने टॉपिक को क्लियर किया, कॉन्सेप्ट भी सीखा है और इसके साथ साथ अपने कुछ क्लासेज में क्वेश्चन भी आपको करवाए मैंने, ठीक है। ताकि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उस पर अपने क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे अपने को टैकल करना है। तो आज अपने दोस्तों 9th क्लास है, तो आज की क्लास में आपका लगभग मेंसुरेशन 2D का खत्म हो जाएगा दोस्तों। किसका? 2D का, 2 डायमेंशन का। फिर अपने करेंगे दोस्तों 3 डायमेंशन। इसमें भी अपने 2-3 क्लासेज लगेगी और क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम 3-4 क्लासेज लग ही जाएगी टोटल। तो अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे और इनको बार बार रिवीजन करो दोस्तों। अब आपका एग्जाम नजदीक है तो ये चीजें हो जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था दोस्तों, इससे रिलेटेड अपनी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, आपको बताया था मैंने क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? आधार इंटू ऊंचाई। ए से आधार इंटू ऊंचाई लिख लो। इसके अलावा दूसरा एक फॉर्मूला और बताया था, आप बोलो सर ए बी साइन थीटा बताया था। क्या बताया था? ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब इन दोनों में ये कब लगाना है, ये कब लगाना है? देखो, ये इसका देखो ए बी आधार दिए दोस्तों कितना 8, ए टी कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। सीई दिया हुआ है दोस्तों 5, ये 5 दी हुई है, ऊंचाई है ये मतलब क्या दी हुई है? ऊंचाई है। बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई ये पूछे आपको। तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या इसका मतलब है कि इसके अंदर आधार और ऊंचाई दिए तो ये फॉर्मूला लगेगा। जब थीटा दिया हो कोण, दो आसन भुजाएं होंगी ना, उनके बीच में थीटा कोण दिया हो तो अपने ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका क्या होगा? आप बोलो सर इस ट्राइंगल, इसका समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो आधार कितना है? ए बी कितना है? 8 इंटू ऊंचाई कितनी है इसके अकॉर्डिंग? आप बोलोगे सर 5 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, आधार ए बी इंटू ऊंचाई सीई। ए बी के अकॉर्डिंग ऊंचाई कितनी है? सीई। ये क्षेत्रफल हो गया, यही बराबर होगा, आप आधार ये ले लो, कौन सा? बी सी आधार ले लो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऊंचाई कितनी है? ये देखो लंब है तो ऊंचाई है ना, ए एफ। अब इसमें से ये दिया हुआ है, आपने वैल्यू पुट कर दी 8 इंटू 5। डी सी कितना दे रखा है बताओ? आप बोलो सर डी ए 6 है तो ये समांतर है और बराबर भी होती है तो ये भी 6 होगी, तो ये 6 होगी इंटू में ए एफ की आपको निकालनी है। अब ये 6 इसके नीचे आ जाएगा, 40 बटे कितना आ गया 6, इसका मतलब 20 बटे कितना आ गया दोस्तों 3। किसकी वैल्यू आ गई? ए एफ की, ठीक है। इस प्रकार आपको दो चीजें देके इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखना दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी बी सी सी डी डी ए भुजाओं के मध्य बिंदुओं क्रमशः पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस क्या होगा दोस्तों? आपके पास एक क्या दिया हुआ है, एक ये कॉन्सेप्ट भी है, एक क्वेश्चन बन गया, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये क्या बनेगा। तो आप बताओ ये क्या बनेगा, तो अपने देखते हैं इसको किस प्रकार सोल्व करना होता है। ये एक समांतर चतुर्भुज है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या दे दिया, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? इसने बोला है कि यहाँ पे ये ए मान लो, ये बी पॉइंट, सी और ये डी है। इनके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु पी मान लो, इसका मध्य बिंदु क्यू मान लो, इसका मध्य बिंदु आर मान लो, इसका मध्य बिंदु एस मान लो, ठीक है। अब कहता है कि इन सभी को मिला दे तो एक आकृति बनेगी, ठीक है बनेगी। इस प्रकार इनको मिला दो, इससे मिला दिया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको वापस इससे मिला दिया। आपको पूछे है कि जो ये आकृति बन रही है कौन सी? पी क्यू आर एस, ये बताओ क्या बनेगा? आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बस बाकी आपको याद कर लेना है कि ये आकृति बनेगी दोस्तों समांतर चतुर्भुज। कैसे बनेगी? देखो आप क्या करो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग एक क्या खींच लो, विकिरण खींच लो। किसके अकॉर्डिंग खींचोगे? आपने ये खींच लो, चाहिए दूसरे वाला खींच लो, एक विकिरण खींच लो दोनों में से, ये खींच दिया। अब आप देखोगे कि ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, बी डी और सी,
BDC के अंदर आपके पास इस प्रकार आपने अगर त्रिभुज के अंदर थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, तो ये इसके समांतर है ना, और ये मिड पॉइंट है, तो आपको इसमें रिलेशन पता होगा, ये इसकी आधी होती है, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, BC/2 होगी, इसकी आधी होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है दोस्तों, ये बराबर पार्ट है, ये दोनों आपस में बराबर पार्ट है। इसी प्रकार ये देखो ऊपर वाले में CDB ट्राइंगल है, तो इसके अंदर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये इसके क्या है दोस्तों, समांतर है, आपको पता है, ठीक है, ये समांतर है, तो ये कितनी हो जाएगी, इस DB की कितनी हो जाएगी दोस्तों, आधी हो जाएगी, या BD की आधी हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी लेंथ निकालोगे तो इधर वाला ट्राइंगल भी तो सेम ही बनेगा, BD/2 होगा इसकी लेंथ भी, ओके। इसकी लेंथ कितनी आएगी, आप बोलोगे सर इसको हमने इस प्रकार खींच लेंगे, ये विकिरण, तो ये विकिरण कितना है, AC, इसकी लंबाई AC है, आपको पता है इनके विकिरण बराबर नहीं होते, BD बराबर नहीं है किसके, AC के, ओके, इसलिए ये कितना होगा, AC/2 होगा, और ये भी AC/2 होगा। देखो एक समांतर चतुर्भुज बन गया ना, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है और समांतर है, इधर आमने सामने की भुजाएं बराबर है, AC/2 है और बराबर समांतर है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, समांतर चतुर्भुज। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का एरिया डैश होता है। अब आपको देखना है कि क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान टॉपिक है, ठीक है, ये एक आपको वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको इसमें करवा रहा हूं। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है, इससे पहले दोस्तों क्या दिया है, चलो इसको छोड़ो, अपने समांतर रेखाएं बना लेते हैं दो। पहले आपको दिए दो समांतर रेखाएं हैं। अब ये बोल रहा है कि इन समांतर रेखाओं के बीच में आपने क्या बनाया है दोस्तों, आपने क्या बनाया है, समांतर चतुर्भुज बनाया है। क्या बनाया है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज आपने ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, इसका नामकरण कर दो A, B, C और D, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, आप बोले कि सर एक और बना देते हैं, इसी बेस पर बना दो। देखो यही बेस लिया, इसका मतलब यहां से बनाया आपने, कहां से, यहां से इधर बना दिया और इससे इधर बना दिया। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा, तो मैं बताऊंगा कि बेटा ये अपने कौन सा बनाया है, AB, इसको P नाम दे दो, इसको Q नाम दे दो। आप बोलोगे सर एक तो बना है A, B, C, D समांतर चतुर्भुज, एक बना है A, B, P और Q। अब इनका एरिया होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, आपके पास क्या है कि दो समांतर रेखाएं हैं के बीच एक ही आधार, देखो आधार आपने सेम लिया है, ये इसी पॉइंट से ये आपने समांतर चतुर्भुज बनाया, यहां देखो ये बेस लिया है AB, ठीक है, और यही बेस किस में लिया है, PQRS वाले में। देखो इसमें भी बेस क्या है, AB है, इसमें भी बेस आधार क्या है, AB है। तो समान आधार से आप अगर समांतर चतुर्भुज बनाओगे यहाँ पे, तो उन सभी का एरिया बराबर होगा आपस में। अगर आपने मान लो इसी आधार को लेके एक और बना दिया, कैसे, आपने यहां आपने यहां बना दिया दोस्तों, कहां बना दिया, ये इस प्रकार, ठीक है, वो इस आधार को लेके आपने एक यहां पर बना दिया, इसको आगे बढ़ा लेंगे अपने यहाँ पे। इसका मतलब समझिए ना कि इस रेखा को, ये समांतर रेखाएं हैं, ये देखो ये बन गया, इसका मतलब इसको क्या लिखोगे, x और इसको y कर दो, इसका मतलब एक और बन गया ABXY। आपने देखा तीनों में देखो आधार क्या है, बेस AB है। इसका मतलब बोलने का ये है कि समान आधार द्वारा दो समांतर रेखाओं के बीच में बने सभी ABCD का एरिया, ठीक है, बराबर होगा किसके, ABPQ के एरिया का, ठीक है, और बराबर होगा किसके, ABXY के एरिया का एरिया। इसी प्रकार आप आगे और बना लो, इधर बना दो, आगे और लंबा बना दो, जितने भी समांतर चतुर्भुज बनेंगे इन सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ गई क्या सभी को, ये पॉइंट है दोस्तों, इसका मतलब यहां पर लिखोगे समान होता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेम दोस्तों ये है, देखो एक ही आधार है, आधार सेम लेना है। अगर आपने देखो कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, जिससे ये आपने समांतर रेखाएं हैं, एक पॉइंट ये है A और B, आपने यहां से एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, बना दिया, क्या बना दिया दोस्तों, समांतर चतुर्भुज बना दिया, क्या, ABCD। अब आपने बोला, आपने ये बना के और मेरे को बोला कि सर ये तो बराबर नहीं हो रहा, आपने क्या किया, आपकी बार है,
आपने बेस ले लिया दोस्तों यहाँ, ठीक है, और ये यहाँ लेके बढ़ा दिया। तो देखो बेस मैंने बोला ए ये है तो ये लेना है पूरा, आपने तो बेस ये ले लिया, ये देखो ये बेस ना, ये पूरा बेस है, तो इसी बेस पे बढ़ाओगे इन 2 पॉइंट से, जैसे यहाँ ए से बी और यहाँ पर कौन सा, ये बी से ई, पी नाम दे दो, इसको क्यू नाम दे दो, तो अब एरिया बराबर होगा, बेस यही लेना है पूरा। ओके, तो ये चीज गलती मत करना दोस्तों, अगर ये गलती होगी फिर आपकी बराबर नहीं आएगी। तो इसका कहने का मतलब है एक ही आधार, पहले वाले में भी यही बोला था। अब ये नया पॉइंट है, इसमें क्या बोलता है देखो, इसके अंदर इसने बोला दोस्तों क्या कि 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, पहले 2 समांतर रेखाएं खींच लेते हैं, 2 समांतर रेखाएं अपने खींच लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये कहता है क्या कि इनके बीच में क्या खींचा आपने, इनके बीच में आपने क्या खींचा है, 2 समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में संबंध। आपने बोला कि आपने 2 पॉइंट लिए दोस्तों, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये ले लिया, इससे आपने क्या बनाया, आप बोलोगे सर इससे हमने बनाया एक समांतर चतुर्भुज, क्या बनाया दोस्तों, इससे एक समांतर चतुर्भुज आपने बना लिया, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लो लाइन को थोड़ा सा, कौन से पॉइंट है, ये बन गया मान लो P Q R S बन गया ना। आपने कौन सा आधार लिया, PQ आधार लेके आपने बेस लेके एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब इसी आधार से आप क्या बना रहे हो, एक क्या बना रहे हो दोस्तों, ट्राइंगल बना रहे हो। अब आपको और भी अच्छे से समझाएगी चीजें। आपने क्या किया, ये ट्राइंगल बनाया, क्या बनाया दोस्तों, आपने एक ट्राइंगल बनाया, ये चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर होती रहे। आपने एक बनाया दोस्तों क्या, ट्राइंगल, ठीक है, इसको यहां से मिला दो इसी आधार को लेके, देखो जो आपने ट्राइंगल बनाया है इसका नामकरण कर दो, इसको सी नाम दे दो। तो आपने ट्राइंगल बनाया दोस्तों क्या, PQC। अब देखो इसमें भी आधार आपने क्या लिया, PQ, इसमें भी आधार आपने क्या लिया, यही आधार लिया ये पूरा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने समांतर चतुर्भुज बनाया, ये ट्राइंगल बनाया। अब बोल रहा है इनके रिलेशन क्या होगा, इनके एरिया में, इनके एरिया में क्या रिलेशन होगा, ये पूछा आपको। तो रिलेशन क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज किसका, PQC, जो भी त्रिभुज बनेगा, ये जरूरी नहीं इनके बीच ही बनेगा दोस्तों, एक और बना देता हूं, ठीक है, एक और बना देते हैं अपनी, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती रहे। देखो आपने क्या किया, ये आधार लेके आपने इधर एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, इसको यहां से मिला दिया, कौन सा आधार लिया, देखो PQ आधार लिया है, इसका मतलब आपका ट्राइंगल क्या बन गया, इसको D नाम दे दो, PQD बन गया। तो PQD इसका एरिया, त्रिभुज PQD त्रिभुज PQC, इन सभी का एरिया तो आपस में बराबर होगा ही, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज के साथ कैसे होगा, 1/2 इंटू समांतर चतुर्भुज का एरिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब समझाया क्या, इसका मतलब हुआ कि कोई भी ट्राइंगल बनाओगे तो समांतर रेखाओं के बीच और समान आधार लोगे, आधार देखो ये लिए जो समांतर चतुर्भुज के लिए लिया था, अगर आधार चेंज कर दोगे तो ये बराबर इस प्रकार ये इसका रिलेशन नहीं लगेगा। ओके, तो क्या होगा, त्रिभुज का एरिया समांतर चतुर्भुज के एरिया का हाफ होता है, त्रिभुज का एरिया समांतर चतुर्भुज के एरिया का क्या होता है दोस्तों, हाफ होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। या इसमें एक पॉइंट और नोट कर सकते हो दोस्तों, क्या आपको उल्टा भी दे सकता है, क्या कि समांतर चतुर्भुज का एरिया 2 समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल में संबंध, तो आपको यह भी दे सकता है 2 इंटू त्रिभुज PQC, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो भी त्रिभुज बनेगा, ठीक है, नामकरण तो कुछ भी दे सकता है। इसका मतलब है 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार द्वारा बने, एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल में संबंध दे रखा है दोस्तों, ये संबंध है, ठीक है। इस 2 को इधर गुणा कर दो तो ये संबंध बन जाएगा, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं दोस्तों अपने रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। अब देखो आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा, उसके अंदर क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर है, और क्या होती है, समांतर होती है, ये आपस में क्या है, समांतर है, ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। इसका मतलब ABCD, तो AB समांतर है किसके, CD के, और AD समांतर है किसके दोस्तों, BC के, ठीक है।
तो ये आपस में क्या है, बराबर है। अब अपने इसकी अगर ये तो ए भुजा थी, ये बी भुजा थी, ये वापस ए थी, ये बी है। लेकिन अब जो समचतुर्भुज पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सेम कंडीशन लगती है, बस फर्क क्या होता है, इसकी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो अपने समचतुर्भुज बनाते हैं, इसकी नोट करते हैं सारी चीजें अपने। देखो ये समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज का नामकरण दे दिया ए, बी, सी और डी। इसके बताओ सबसे पहली बात, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए भुजा, सी डी भुजा और डी ए भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसको ए मान लो, कुछ भी मान लो, ए मान लिया मैंने। चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहां लिख लो, डायगोनल या विकिरण, विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये बात अलग है। और ये एक बात मैं लिख रहा हूं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब दो समान भागों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, देखो समझ लो। यहीं पे जो पॉइंट लिखवाता जाता हूं उनको साथ साथ समझते जाओ ताकि चीजें आपको क्लियर होती जाए। एक विकिरण AC है, ठीक है, और दूसरा विकिरण दोस्तों क्या है, ये बना दिया आपने BT। इसका कहने का मतलब ये है कि AC और BD आपस में बराबर नहीं होते, आपको पता है। अब लेकिन ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे काटते हैं, तो इसका मतलब इनमें ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 पे काट रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार, ठीक है। दूसरा बात, ये देखो 90 डिग्री पर काट रहा है। इसके बाद इसने बोला है समद्विभाजित करते हैं, मतलब सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब डिवाइड करते हैं। ओके, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर है। यहां से ये इसको O पॉइंट नाम दे दो। इसका मतलब OD बराबर है किसके, OB के, पहला। दूसरा AO बराबर है दोस्तों किसके, OC के। देखो बराबर बराबर बांट दिया ना, ये दोनों बराबर है। समझ में आई बात है। अब आप ये नहीं कह सकते कि AO बराबर है OD के या OC बराबर है OB के या OD के। ये आपस में बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, और 90 डिग्री पर काटते हैं। तीसरा पॉइंट देखो दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई तो ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिख लो कि दोनों विकिरण आपस में इक्वल नहीं होते, दोनों विकिरण आपस में इक्वल नहीं होते, किसके, समचतुर्भुज के। ये पॉइंट आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। चौथा पॉइंट दोस्तों नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि जो इसके विकिरण होते हैं, अब देखो यहां से मैं रफ कर रहा हूं ताकि और चीजें समझाने में आपको यहां से थोड़ा साफ साफ दिख जाए। देखो आपने क्या किया, दो विकिरण खींच दिए, 90 डिग्री पर काट रहे हैं, दोनों आपस में, ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर हो गया। अब कहते हैं कि जो ये पॉइंट है D, या फिर पॉइंट नंबर A है ये शीर्ष, या B है, यहां से अगर ये यहां से आपने खींचा तो ये कोण है, ये कोण क्या होगा, समद्विभाजित करते हैं। ये कोण आपस में समद्विभाजित करते हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में, ये थीटा है तो ये भी थीटा। इसी प्रकार ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब लिखने का मतलब है क्या है, विकिरण एंगल बाइसेक्टर होते हैं। विकिरण क्या होते हैं दोस्तों, विकिरण एंगल बाइसेक्टर। हिंदी में लिख लो इसको दोस्तों, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर होते हैं। हिंदी में लिख लो कोण समद्विभाजक। इसका मतलब जो कोण होगा उसको समद्विभाजित का मतलब क्या होगा, दो समान भागों में बांटते हैं। मतलब ये कोण 120 डिग्री है तो 60 ये होगा, 60 ये होगा। और आपको पता है समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण टोटल बराबर होता है। जैसे मान लो ये समचतुर्भुज है, ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई होगा। बराबर होते हैं ना आमने सामने के कोण। अगर इसको आपने विकिरण खींच दिया तो ये कितना हो जाएगा, θ/2, ये भी θ/2, इधर वाला भी θ/2, इधर वाला भी θ/2 हो जाएगा। ये बात ये कहना चाहता है, ठीक है, नोट कर लेना थोड़ा सा इसको अच्छे से। अब दोस्तों आपने देखा कि AB समांतर है किसके, इसके CD के, BC समांतर है किसके दोस्तों, AD के। ये आपने देख लिया, ये समांतर रेखाएं हैं आपस में। अब अपने दोस्तों चलते हैं एरिया पे कि इसका एरिया किस प्रकार अपने ज्ञात करेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक दोस्तों अपने समचतुर्भुज खींचते हैं। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए अपने को क्या क्या चीज अपने को रिक्वायर्ड होती है
तो वो अपनी चीजें इसके अंदर देखते हैं। देखो आपने क्या किया दोस्तों, इसके अंदर विकिरण खींचा, ठीक है, आपने दो विकिरण होते हैं, दोनों के दोनों विकिरण इसमें खींच लिए। अब दोनों के दोनों विकिरण खींचो तो एक विकिरण को D1 नाम दे दो, इसको मान लो D1 नाम दे दिया, दूसरे को D2 नाम दे दो, ठीक है, दूसरा विकिरण है, इसको भी खींच लो, ये आ गया आपका। तो दो विकिरण खींच लिए, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया दोस्तों, ठीक है, इसको A B, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट हो गया। अब आपको क्या पूछा है कि AC विकिरण है, ये क्या मानना है आपने, D1 मानना है। BD विकिरण है, इसको क्या मानना है, D2 मान लिया आपने। अब आप बोलोगे सर ये इसको डिवाइड करते हैं समान भागों में, इसका मतलब BD की लंबाई कितनी है, BD की ये O पॉइंट नाम दे दो, यहाँ पे 90 डिग्री पर काट रहे हैं, ये समझ आपको आ गई होगी। अब देखो इसको आगे अपने क्या करते, AC का आधा करेंगे, देखो AC का आधा, इसका मतलब OAO बराबर होगा किसके, OC के, और किसके बराबर होगा, विकिरण D1 के हाफ होगा, दोनों पार्ट, इधर वाला भी D1/2 होगा और इधर वाला भी D1/2 होगा। इसी प्रकार इधर वाला भी D2/2 होगा, इधर वाला भी D2/2 होगा। बात समझ आ गई क्या, ये OD की लेंथ D2/2 है ना, D2 का आधा, और इधर OD भी D2 का आधा है, ये AO D1 का आधा, ये भी AO D1 का आधा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो पूरी AC बन जाएगी, D1 के बराबर आ जाएगी। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, BO बराबर OD किसके, D1/2 के। ओके, अब दोस्तों यहां पर अपने एरिया की बात करने वाले थे, तो एरिया से पहले मैंने आपको ये विकिरण के बारे में समझा दिया। अब अपने एरिया को थोड़ा सा देखते हैं कि एरिया अपने कैसे इसका निकालेंगे। देखो आपने क्या किया दोस्तों, एरिया कैसे निकालते हैं, देखो आपने यहाँ पे A, ये B, इसको O पॉइंट नाम दिया, ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं, आपने देख लिया ना, ये क्या था D1/2, ये D2/2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को D1 मान लो, किसी को D2 मान लो, है ना। देखो अब ये ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आप बोलोगे सर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मान लो ये, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण कौन सा होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसको A मान लो, है ना। तो A स्क्वायर बराबर क्या होगा, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करो, कितना आएगा, D1/4 प्लस D2/4। इसको सोल्व करो, नीचे सेम है ना, एलसीएम लेके तो 4 इधर चला जाएगा, 4A² बराबर किसके होगा, D1² प्लस D2² के। ये इसका रिजल्ट है दोस्तों, आपको याद करना है, ठीक है, ये इसका रिजल्ट आपको बनवा दिया, ये आपको दोस्तों याद करना है। बाकी ये इस प्रकार का सवाल आएगा ना, तो आपको ट्रिपलेट बहुत ही काम आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों, ट्रिपलेट बहुत ही काम आएंगे, ठीक है। ये किसमें है, समकोण रोम्बस समचतुर्भुज की भुजा A और उनके विकिरणों में संबंध है। ये अभी तक समचतुर्भुज की भुजा A, देखो A है ना, और इसके विकिरण है D1 D2, इनमें संबंध है। ये इसका एरिया निकाल रहे थे अपने, एरिया क्या होगा दोस्तों, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, बस इतना ही है एरिया इसका। क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, क्या आएगा, विकिरणों का गुणा, इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो 1/2 गुणा विकिरणों का गुणा, विकिरणों का गुणनफल, विकिरणों का दोस्तों क्या आएगा, गुणनफल, ठीक है। ये इसका एरिया है, वो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, इसको आपको याद करना है, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपने एरिया का एक फॉर्मूला देखा, क्या देखा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। आपने एक क्या करना है, एक फॉर्मूला इसका और बनेगा। अगर आपने समांतर चतुर्भुज की क्लास लगाई है तो आप इसका फॉर्मूला निकाल लोगे, एरिया का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। जो भी स्टूडेंट पीछे की क्लासेस लगा रहा है तो वो इसका फॉर्मूला आराम से निकाल लेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये है इसका एक, आप क्या खींच लो, आपने एक विकिरण खींच लिया, ठीक है, इसके दो पार्ट बन गए, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। ये कोण थीटा है मान लो, ये भुजा A है तो ये भी क्या होगी, A होगी। ये एक ट्राइंगल बन गया, इसी प्रकार ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये भुजा A है तो ये भी A ही होगी, सारी भुजाएं बराबर होती है इसकी। अब देखो दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2
ए स्क्वायर साइन थीटा। जब कोण दिया हो तो कोण दिया हो तब अपने ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? जैसे ये कोण दिया है थीटा, ये भुजा ए दी है, ये बी दी है, इसका एरिया कैसा होगा? 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण थीटा है तो साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए और ए सेम है तो ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ आएगा 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा आएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरे का एरिया बन जाएगा कितना? ए स्क्वायर साइन थीटा। आधा आधा ऐड कर दिया तो पूरा बन गया, ए स्क्वायर साइन थीटा बन गया। और समांतर चतुर्भुज में क्या था? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा बना था, क्योंकि उसके अंदर भुजाएं क्या थी? दोनों अलग अलग थी। एक एरिया का फॉर्मूला दोस्तों इसमें और निकाल सकते हो अगर आपका दिमाग चलता हो तो। कौन सा? आधार इंटू ऊंचाई वाला, सेम है डिट्टो। अब अपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने जो भी मैटर पढ़ा है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए चीजें कैसे करनी होती है। देखो एक समचतुर्भुज रोम्बस है, उसकी भुजा दे दी 8। देखो बढ़ा देता हूं आपको ताकि चीजें क्लियर होती रहे। एक समचतुर्भुज आपने बना लिया, इसकी भुजा कितनी दे दी? 8 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, आसन भुजाओं के बीच में कोण दे दिया 60। ये देखो ये तो अधिक कोण लग रहा है तो इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 60 डिग्री। देखो दो भुजाएं हैं, दोनों भुजाओं के बीच में कोण 60 डिग्री है। आपको पूछे इसका क्षेत्रफल बताओ, तो बताओ आप कौन सा एरिया फॉर्मूला लगाओगे? एक तो होता है 1/2 d1 इंटू d2, विकिरणों का गुणा। ये कब लगाना है? जब आपको विकिरण दिए हो। लेकिन इसके अंदर विकिरण नहीं दिए तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा दोस्तों? दूसरा फॉर्मूला आप बोलोगे सर कौन सा आएगा? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर साइन थीटा वाला फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। देखो जब भी कोण दिया हो तो ये थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। ए की वैल्यू 8 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 लिख दो। 8 8 64 हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। 2 से इसको काट दिया 32, 32 √3 आपका आंसर आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। ये दोस्तों अपने समचतुर्भुज पढ़ लिया। अब छोटा सा टॉपिक है पतंग, काइट, इसको भी पढ़ लेते हैं। काफी बार सवाल इसमें से आ जाते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है ये भी, तो इसको और पढ़ लेते हैं अपने। देखो पतंग दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार आपको बना देता हूं मैं। ये एक पतंग की आकृति अपने बना रहे हैं। यहां से आप इसको मिला देना यहां पर, और ये इसको मिला दो। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को यहां से इसको मिला दो। आपको देखना है क्या है कि पतंग कैसी आकृति होगी। पतंग के अंदर ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, इसको डी नाम दे दो। देखो भुजाएं तो 4 ही है, ठीक है तो चतुर्भुज। पतंग के अंदर क्या होता है? दोनों ये आसन भुजाएं, ये समान, ये भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट इसका ए बी इक्वल होता है किसके? ए सी के, है ना। ये भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब इन भुजाओं का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे पी क्यू नाम दे दो, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो। आपको बस ध्यान रखना है ये दोनों भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती है। पहला पॉइंट हो गया क्या? इसी प्रकार ये नीचे वाली दोनों होती है ना, ये आपस में बराबर होती है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या होगा? बी डी भुजाएं, बी डी भुजा किसके बराबर होती है? डी सी की होती है। सॉरी, बी डी और डी सी, ठीक है, ये आपस में क्या होती है? बराबर होती है। बस 2 हो गए। तीसरा पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है अच्छे तरीके से। क्या बोलता है ये? तीसरा पॉइंट कहता है कि 2 विकिरण खींच रहे हैं इसमें। एक तो ये विकिरण खींच दिया, एक विकिरण हो रहेगा, ये आपने यहां पर खींच दिया। तो ये बड़े वाला विकिरण है ना, ये छोटे वाले विकिरण को 2 समान भागों में डिवाइड करता है और 90 डिग्री पर भी काटता है। ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को। इसका मतलब ए डी विकिरण है वो क्या है? लंब है किस पर? बी सी पर, है कि नहीं है? या बी सी विकिरण है वो लंब है किस पर? ए डी पर। दोनों एक ही बात है, एक दूसरे पर लंब है ना। अब ये क्या करता है कि ये इसको 2 भागों में बांटता है। बड़े वाला विकिरण ए डी बी सी को 2 समान भागों में बांटता है। तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर। इसको ओ पॉइंट नाम दे दो। इसका मतलब बी ओ बराबर है किसके? ओ सी के। बी ओ बराबर है दोस्तों किसके? ओ सी के। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ए ओ बराबर है दोस्तों ओ डी के। ये दोनों पार्ट आपको बराबर लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे, है ना। तो इसका मतलब आपको पॉइंट याद रखना है, लिख लेना लैंग्वेज में। इसका पतंग का बड़ा विकिरण छोटे विकिरण को 2 समान भागों में डिवाइड करता है। ये पॉइंट आपको लिख लेना है। ये दोनों पार्ट क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये आसन भुजाएं ऊपर वाली आपस में बराबर होती है। ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी।
ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ये है दोस्तों आपकी काइट पतंग। अब इसका एरिया, सबसे पॉइंट मेन पॉइंट तो ये है, एरिया बताओ। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणा, तो d1 इंटू d2 लिख दो। आप बोलो तो सर ये तो समचतुर्भुज वाला ही हो गया, तो उसमें भी तो 90 डिग्री पर काट रहे थे, इसमें भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि पतंग का एरिया भी क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, या विकिरणों का गुणा। ठीक है, तो ये पॉइंट है इसका एरिया निकालने का इसका फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक, समलम चतुर्भुज ट्रिपेजियम। समलम चतुर्भुज ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें जो मेन चीजें आपको मैं बता देता हूँ वो अपनी अपनी इसको पढ़ लेते हैं। देखो समचतुर्भुज की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, दो भुजाएं समांतर होती है। क्या होती है, दो भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, बराबर नहीं होती लेकिन समांतर होती है। ये ना तो समांतर होती है ना ही बराबर, हो भी सकती है, वो अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। दो प्रकार के बनते हैं ना, समलम चतुर्भुज दो प्रकार के बनते हैं। इसमें मान लो ये भुजा A है, ये B है, ये मान लो C है तो ये D होगी, ये दोनों बराबर नहीं है। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस इसमें होगा कि ये भी C है तो ये भी C है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी बन जाएगी फिर, समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। समझ में आ गई ना, उस प्रकार अपने बोल सकते हैं। तो पहले अपने सिंपल वाले को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको भी पढ़ लेते हैं। ये दोनों आपस में समांतर भुजाएं हैं लेकिन बराबर नहीं है, अलग अलग है। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। अब दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात ये है कि इसका एरिया क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट एरिया, एरिया होता है 1/2 इंटू दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी इंटू में क्या आएगा, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का। ठीक है, अब इसको देख के आपको लग रहा होगा सर याद नहीं होगा, बहुत ही आसान है दोस्तों। इनके बीच की दूरी बताओ, ये सीधी लंबवत दूरी होगी, आपको 90 डिग्री का कोण बना देना है। या फिर ये भी तो इसकी लंबवत दूरी है, इसको ऊंचाई बोल सकती हो। h, ये h दोनों क्या होगी, बराबर होगी। आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है h, इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो A और B समांतर भुजा ये दोनों, इनका योग करना है, तो A + B आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला बन गया इसका एरिया का। ठीक है, 4 बार 5 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या फिर सीधा बोलो बीच की दूरी इंटू समांतर भुजाओं का योग, बीच की दूरी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिड पॉइंट। जब समलम चतुर्भुज आपने बनाया तो इसकी ये मिड पॉइंट आपने मिला दिए, इस रेखा को मिला दिया। जब भी ये समांतर रेखाएं हैं आपस में, इस प्रकार इनको कहीं से मिलाया तो आप इसके समांतर अगर मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो इसका मतलब ये भी इसकी समांतर होगी, इन दोनों के समांतर होगी। बात समझिए, देखो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर होगा, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर होगा। क्यों, कोई भी रेखा आपने खींची, इसका मिड पॉइंट आपने खींचा, यहाँ पे मिड पॉइंट पे निशान लगाया यहाँ पे, इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर होगा। आपने इस प्रकार रेखा खींची, यहाँ पे मिड पॉइंट पे लगाया, ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर होगा। आपने ये रेखा खींच रखी है ऐसे, इसमें आपने मिड पॉइंट पे निशान लगा दिया, इसका मतलब इधर वाला और इधर वाला पार्ट क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये बात ये बोल रहा है। आपको पूछेगा क्या, यहाँ से आपको पूछेगा कि इस PQ की लेंथ बताओ, हमें इस PQ की लेंथ बताओ, PQ की लेंथ लंबाई, यही पूछे। देखो तो ये लंबाई क्या होती है दोस्तों, इसको A माना था, इसको B माना था। आप क्या करो, A + B/2 कर दो, इन दोनों समांतर भुजाओं का योग का आधा कर दो, इसकी PQ की लेंथ आ जाएगी। किसका करना है दोस्तों, समांतर भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2, समांतर भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2, इनका एवरेज आ जाएगा। बस ये इसकी लेंथ हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई है कि सभी को। इसको अगर अपने त्रिभुज से लिखना चाहें तो DP अपॉन क्या आएगा, PA आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, CQ अपॉन क्या आएगा दोस्तों, QB आएगा। लिखते हैं ना ट्राइंगल में अपने इस प्रकार, जब भी मिड पॉइंट पे मिलाते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट मिलाए थे, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये पार्ट बराबर है, ये और ये पार्ट बराबर है। इसका मतलब AP के बटे में BP लिख सकते हो। तो सेम इधर वाले साइड में भी क्या करोगे, समरूपता से AQ
ए से पी तक की दूरी थी तो ये ए से क्यू तक दूरी लो, ये पी से डी तक लिए तो ये क्यू से सी तक लो, ठीक है। या फिर ए से पी तक की दूरी, इधर भी ए से क्यू तक की दूरी, यहां पर ए से बी तक की दूरी तो आपने यहां से ए से बी तक की दूरी, तो यहां से ए से सी तक की दूरी लोगे, ठीक है ना। तो ये इसके समरूप लेना है कि जो यहां पर इस वाले साथ कर रहे हैं वो इसके साथ रेशो लेना है, तो सेम रहेगा। ये दोनों चीजें इसमें याद कर लेना। ओके दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इसका फॉर्मूला रट लेना। पी क्यू की लेंथ अगर निकालनी है तो क्या होगी दोस्तों, दोनों समांतर भुजाओं के योग का हाफ, दोनों समांतर भुजाओं के योग का हाफ। नेक्स्ट, अब दोस्तों एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समलंब चतुर्भुज का ये एरिया निकालने का फॉर्मूला याद हो जाए। कैसे निकालते हैं, देखो आपको ये सारी चीजें दी है, ए बी सी डी, ए बी 70 दी है, ये 60 दी है, ये 26, ये 25 दी है। आपको एरिया पूछा है, आप एरिया कैसे निकाल सकते हो, देखो एरिया आप इसका कैसे निकाल सकते हो दोस्तों। आपको पता है कि इसकी ये लंबाई ऊंचाई है, इसको ऊंचाई निकाल लो, इधर भी इसको यहां से इस प्रकार मिला दो, तो ये ऊंचाई बन गई h, ये भी ऊंचाई बन जाएगी h। अब देखो ये यहां से लेके ये इतनी दूरी कितनी बनेगी, आप बोलोगे सर ये इसके समांतर है और इसके बराबर भी है, क्योंकि आपने बराबर मिलाया, देखो तो ये 60 होगी, बच गई कितनी 17। अरे 77 थी पूरी, इसमें से यहां तक 60 है, तो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट टोटल कितना बच गया, 17 बच गया। 77 में से 60 गया, इतना ही बचेगा। ये मान लो x है तो ये कितनी होगी, 17 माइनस x होगी, है ना। अब आप इस वाले साइड से निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला लगाना है आप लगा सकते हो, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, दोनों में लगा दो। तो यहाँ क्या बनेगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आप ये लगाने की बजाय आपको पता है कि दोनों की h बराबर होगी, देखो लंब बराबर है दोनों का, तो यहां से भी लंब निकाल लो, h स्क्वायर कितना आएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। इसमें बताओ कितना आएगा, आप बोलो सर इसमें भी कर्ण स्क्वायर 26 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 17 माइनस x का स्क्वायर कर दो, ये दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि ऊंचाई तो आई है, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर है, इसको सोल्व करो 625 और ये कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये 676 हो गया, इसको सोल्व करो 289 हो गया, ठीक है, प्लस का x स्क्वायर माइनस का 17 दूना 34x हो गया। यहाँ रखो 625 माइनस का 676 माइनस का x स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, माइनस का 289 माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 34x। अब देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 289 माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 289 तो प्लस होगा, ये दोनों पार्ट प्लस कर दो, कितना बचेगा 5 9 और ये कितना हो गया 14, 8 और 2 10 और 11, 6 और 2 8 और 1 9, इसमें से 676 माइनस करना है, ये 8 बच गया, 10 में से 7 गया 3 बच गया और ये बच गया आपका 238 बराबर में 34x बच गया। 34 से इसको काटो कितना बार आएगा, 34 से 17 दूना 34, 17 एकम 17 और 17 चौकी 68, 2 से इसको काट दिया 7, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई दोस्तों 7। इसका मतलब ये दूरी है 7, ये कितनी आ गई 10 आ गई, इसकी ऊंचाई कितनी आएगी। अब इन दोनों में देखो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, निकल जाएगी ऊंचाई कितनी आएगी बताओ, आप बोलो सर ऊंचाई आएगी इसकी h स्क्वायर बराबर कितना है 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, h स्क्वायर बराबर कितना आएगा 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, ये 5, h बराबर कितना आ गया 24। अब ये 24 आ गई। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी निकाल ली 24, समांतर भुजाओं का योग कितना है 77 प्लस 60, बस इसको एरिया निकल गया आपका, इसको सोल्व कर लो। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी, हर चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों आपके चतुर्भुज कंप्लीट हो गए। अब अपने पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में, इसमें अपने मेन चीजें पढ़ेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो चीजें पढ़ेंगे। देखो बहुभुज का मतलब हो गया, भुज का मतलब भुजाएं, भुज का मतलब क्या होता है भुजा, ठीक है। बहु का मतलब जितनी भुजाएं, बहुत सारी भुजाएं हो, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, है ना। अब देखो आपको कम से कम अगर बंद आकृति बनानी है तो कितनी भुजाएं चाहिए, कोई भी बंद आकृति बनानी है तो 1 भुजा ले ली, इससे ये बंद आकृति बनी क्या, नहीं। अगर 2 भुजाएं भी आप किसी प्रकार ले लो, ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो, इसको यहां से ऐसे ले लो, तो बंद आकृति नहीं बन रही है।
इसका मतलब कोई भी क्लोज्ड आकृति, कोई भी क्लोज्ड शेप बनानी है तो मिनिमम आपको 3 भुजाएं चाहिए, 3 साइड्स। मिनिमम कितनी भुजा चाहिए? 3। देखो ट्राइंगल बन गया, बंद आकृति बन गई। इसके बाद 4 होगी, फिर 5 वाली बन जाएगी, है ना। फिर 6 वाली बनाओगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा, 7 वाली बन जाएगी, 8 वाली बन जाएगी। तो मिनिमम कितनी भुजाएं चाहिए? आप बोलोगे सर कितनी चाहिए? 3 भुजाएं। इतनी बात समझ में आएगी सभी को? तो पॉलीगन में क्या होगा दोस्तों? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं इसको। कौन सा? रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन का मतलब हुआ कि सभी भुजाएं क्या होगी? इसकी बराबर होगी। जो भी आप बनाओगे, जैसे ट्राइंगल बनाया तो इसको ए, तो इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार आप अगर इसको बनाओगे, इसके अंदर क्या बनेगा? ये पॉलीगन ही बना है ना। कितनी भुजाओं वाला? पॉलीगन। कितनी भुजाएं? 4 भुजा वाला। समझ में आ गई क्या? और हर पॉलीगन में एक ट्राइंगल बनता जाएगा इस प्रकार। देखो 2 ट्राइंगल हो गए, सेम ये बनेगा। इसकी भुजा भी क्या होगी? सेम होगी, ए। इसी प्रकार 5 वाला बनाओगे तो इसकी सारी भुजाएं क्या होगी दोस्तों? बराबर होगी, ए और ए। 6 वाला बनाओगे तो इनकी भुजाएं क्या होगी? बराबर। इसका मतलब जो अपने समबाहु त्रिभुज को बोल रहे थे ना, वही बनेगा। सभी भुजाएं बराबर होती है, उसको पॉलीगन बनता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अपने जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको एक एक करके मैं समझाता हूं और इनको अपने याद करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे अपने n का यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे इसको? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। जैसे मान लो मैंने एक 3 भुजाओं की आकृति बनाई, इसमें कितनी साइड्स है? n की वैल्यू कितनी है? 3। 4 की बनाई तो n की वैल्यू कितनी है? 4। अगर 5 वाली बनाई है इस प्रकार तो ये n की वैल्यू कितनी होगी? इसके अंदर 5 होगी। जितनी भुजाएं हैं उसको बोलेंगे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, उतनी n हो जाएगी। ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या? n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये इसको विकिरणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों इसका जो भी बेसिक है, अगर बेसिक अब आपके फायदा नहीं है करने का, अगर होगा तब आपको मैं जरूर इसको करवाऊंगा, जब CVT 2 का एग्जाम होगा उसके अंदर करवा दूंगा, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि कितने विकिरण की संख्या कितनी बनेगी। जैसे मान लो आपको ये 4 भुजा वाली आकृति दी थी, ठीक है, तो n की वैल्यू का मतलब क्या होगा? इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4। आपको पूछे कितने विकिरण आएंगे, इस फॉर्मूले में पुट करो। n की वैल्यू 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना? 2। 2 दूआ 4 और ये कितना बच गया? 1। तो कितने विकिरण आएंगे? 2। देखो एक विकिरण ये रहा और एक विकिरण ये रहा, ठीक है। इसी प्रकार आप बोलो सर इसमें तो पता चल गया, अगर आपको बोल दे 10 भुजाओं की कोई आकृति है, 10 भुजाएं, इसमें कितने विकिरण होंगे? आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे। 10 इंटू 10 में से 3 गया 7 डिवाइड बाई 2। 2 5 5 7 35। तो इसमें कितने विकिरण होंगे दोस्तों? डायगोनल 35 डायगोनल होंगे। समझ में आ गई ना बात? इस प्रकार आपको ये नोट करना है। अब दोस्तों तीसरा 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला। देखो अंतः कोणों इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसको लिख सकते हो अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अंतः कोणों का योग निकालना हो दोस्तों तो क्या होता है? n-2 इंटू में क्या होता है? 180 डिग्री। बस इतना याद रखना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद दोस्तों एक्सटीरियर एंगल, अगर मैं चलो इसी में पूछ लेता हूं आपको, प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण कितना आएगा? इसका मतलब दोस्तों अगर आपने मान लो 4 भुजा वाली आकृति बनाई, n की वैल्यू कितनी है? 4 है। आपको बोलेगा अंतः कोणों का योग, इसका मतलब इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का, इन चारों कोणों का योग कितना होगा? इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करो। 4 में से 2 गया 2 इंटू में 180 डिग्री, कितना आएगा? 360। क्या आपने कभी पढ़ा है क्या कि जो भी अपने 4 भुजाओं वाली आकृति बनती है, जैसे वर्ग बनता है, चारों भुजाएं सेम होती है, उसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो इस फॉर्मूले से ये इसका आंसर आ जाता है। अगर मैं आपको बोल दूं 8 भुजा है, तो 8 भुजा है तो n की वैल्यू कितनी है? 8। n की वैल्यू कितनी है? 8। इसके बताओ कितना आएगा? 8 माइनस 2, देखो 8 माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री, तो कितना आएगा? 6। 18 6 108, 1080 डिग्री होगा इसके अंतः कोणों का योग,
किसके? 8 भुजा की, अष्टभुज होगा उसकी आकृति का। समझ में आई क्या बात? ये चीज है इसका। अब प्रत्येक अंतःकोण का मतलब क्या हुआ? अरे प्रत्येक अंतःकोण का मतलब चारों कोणों का योग कितना है? 360। कितनी भुजा है? 1 2 3 4, है ना? तो प्रत्येक कोण निकालना होगा तो एक 4 का डिवाइड कर दो। इसका मतलब इसमें क्या होगा? n-2 इंटू में 180 डिग्री, तो आपने टोटल कोण निकाला था, इसमें डिवाइड कर दो n का। जैसे आपके घर पे मान लो 20 टॉफी लेके आए। कितनी टॉफी? टोटल 20 टॉफी लेके आए। और आपके घर में 4 बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर 4 का डिवाइड कर दो, सभी में बराबर बराबर आ जाएगी। प्रत्येक के पास कितनी आएगी? 5 5। अब n का डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक के पास सेम कोण आ जाएगा। इसका मतलब कितनी भुजाएं हैं? 4। तो 4 का डिवाइड करो, कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। बराबर होते हैं ना सारे कोण। इस प्रकार ये हो गया प्रत्येक कोण, अंतःकोण। ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर प्रत्येक कोण निकालना हो तो n का डिवाइड कर दिया करो इसके अंदर। इसी प्रकार बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण का योग, या आप लिख सकते हो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा दोस्तों? ये इसका आना नहीं, इसका फिक्स होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर कौन से होते हैं? इस प्रकार आप इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बना, इसका ये एक्सटीरियर एंगल बना, इसको आगे बढ़ाओगे तो एक्सटीरियर एंगल, इसी प्रकार आगे बढ़ाओगे तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। ठीक है। जैसे ये आपने इस प्रकार कोई ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये तो अंदर वाले हैं, तो ये तो अंतःकोण होते हैं, ये बाहर कोण है ना। तो सभी बाहर वाले कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है। कोई भी बहुभुज हो, कितना भी हो, जी 10 भुजाओं का हो, 100 भुजाओं का हो, इनके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब बात आई कि प्रत्येक बाह्य कोण बताओ कितना होगा दोस्तों? प्रत्येक बाह्य कोण, वही बात है, बाह्य कोण का मान कितना होगा? 360 डिग्री टोटल था, इसमें n भुजाओं की आकृति है तो n का डिवाइड कर दो, है ना। अगर 4 भुजा की आकृति है, मान लो आपको बोला कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग, आप बोलोगे सर 360। आपको पूछा जाए कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा वर्ग का, आप बोलोगे सर 4 भुजाएं, 4 का डिवाइड कर दो, 360 बटे 4, तो ये भी 90 आ जाएगा। ये पॉइंट बड़ा काम आता है आपको। ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही काम आएगा आपको। ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर आपने थीटा निकाला है, थीटा और n में संबंध है। ये देखो, ये n भुजाओं की संख्या, थीटा कोण है। कई बार आपको थीटा दिया होगा तो n निकल जाएगा वहां से। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे। अब दोस्तों ये पॉइंट अपने क्या है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री होता है। देखो इसके लिए भी सीख लो। इंटीरियर एक्सटीरियर का मतलब हुआ, जैसे आपने एक रेखा है, इस पर एक रेखा आपने ये मिला दी, तो इसके 2 कोण बने। अगर आपने इधर ट्राइंगल बना रखा है तो ये तो अंतःकोण हो जाएगा इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर हो जाएगा बाह्य कोण। इन दोनों कोणों का योग पूछा कितना आएगा? आप बोलोगे सर एक सरल रेखा पर कितने भी कोण बना हुआ, इन सभी का योग कितना होता है इस पॉइंट में? आप बोलोगे सर 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। इसका मतलब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन सा पॉइंट है? ये हो गया बहुभुज का परिमाप। अब देखो बताओ, आपको समचतुर्भुज सॉरी ट्राइंगल लिखा था मैंने, कौन सा ट्राइंगल दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं सेम है, ए है, ए है, ए है। आपको पता है कि 3 भुजाओं वाली आकृति, आपको मैंने बोल दिया पंचभुज। पंचभुज देखो, आपको चलो यहां से समझा देता हूं। समबाहु त्रिभुज बोल दिया, ठीक है, त्रिभुज बोल दिया। कितनी भुजाएं होती है इसके अंदर? आप बोलो सर 3। तो तीनों भुजाएं तो a प्लस ए प्लस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा परिमाप? 3a हो जाएगा। अगर 4 भुजा होगी तो, है ना, 4 भुजा होगी तो कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। 5 भुजा होगी तो परिमाप 5 है। 6 भुजा होगी तो परिमाप 6 है। 7 भुजा होगी तो परिमाप 7 है। 8 भुजा होगी तो परिमाप 8 है। n भुजाएं होगी तो परिमाप na हो जाएगा। जितनी भुजाएं हैं सभी को जोड़ना ही तो है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सभी का सभी देख लेंगे। नेक्स्ट ये हो गया बहुभुज का प्रत्येक कोण, ये मैंने बता दिए दोनों। आपको समझ में आई क्या बात? अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे। कोई भी दोस्तों पॉलीगन अपनी बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले छोटी आकृति बनती है दोस्तों, कौन सी? ट्राइंगल, जो बंद आकृति बनती है। इसमें n की वैल्यू कितनी होती है? 3। भुजा इसकी प्रत्येक कितनी होती है? a होती है। अब इसके अंदर प्रत्येक तीनों का योग कितना होता है? 3 भुजाएं तो कोण भी कितने होंगे? 3 होंगे। तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बात समझ आ गई क्या?
अब जो भी आप आगे इसकी आकृति बनेगी, 4 वाली बनेगी या 5 वाली बनेगी, उसके अंदर ट्राइंगल बनेंगे दोस्तों। जैसे ये बन गया, आपने एक विकिरण खींच दिया, एक और एक, 2 ट्राइंगल बन गए, दोनों बराबर होंगे एरिया, इसका एरिया निकलेगा, इसका भी एरिया 2 मतलब जिसे निकल गया है ना, बराबर होगा ये दोनों पार्ट। तो ये भी इसके भी 180 डिग्री का कोणों का योग, इसका भी 180 डिग्री होगा, 360 हो जाएगा टोटल। और ये 360 कैसे निकाला था फॉर्मूले से, फॉर्मूला था n-2 इंटू 180, है ना। अब देखो n की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 में से 1 या 2 इंटू 180, इसका मतलब आंसर आ गया 180। n की वैल्यू यहाँ 4 है, तो 4 - 2 इंटू 180 करोगे, ये कोण आ जाएगा। इसी प्रकार n की वैल्यू 5 होगी तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5 - 2 करेंगे, इंटू में कितना बनेगा 180 डिग्री। यहाँ से इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 3 18 3 54 540 डिग्री। ये अंतः कोणों की बात हो रही है दोस्तों, इंटीरियर एंगल अंतः कोण। ये तो अंतः कोणों का योग है, योग आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, योग। अगर मैं पूछूं इसका प्रत्येक अंतः कोण बताओ, तो आप बोलो सर टोटल अंतः कोण 540 डिग्री है टोटल योग, 5 का डिवाइड कर दो तो ये थीटा आ जाएगा। इसका कितना आएगा प्रत्येक कोण, प्रत्येक 5 एकम 5 0 5 8 40, 108 डिग्री आ जाएगा। इसका निकालना चाहे तो कितने का डिवाइड करोगे, 4 का। इसका प्रत्येक कोण कितने का आएगा, 30 का। देखो 3 का डिवाइड करोगे 60 आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है दोस्तों, 60 डिग्री होता है, पता ही आपको। बातें समझ में आ रही है क्या। अब एक पॉइंट यहां से नोट करने वाला है, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल वाला। एक्सटीरियर एंगल के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक बाह्य कोण, वो होता है 360 डिग्री बटे n है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू थीटा इक्वल टू 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये थीटा क्या है, ये है दोस्तों प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, तब इसके इक्वल आएगा। अब देखो जैसे मान लो आपको बोल दिया पंचभुज, पंचभुज आकृति, पंचभुज जो भी है, इसका पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण मान लो, बाह्य कोण ज्ञात कीजिए, ऐसे लिख दिया। अब आपको बाह्य कोण ज्ञात करना है इसका, ये क्वेश्चन बना दिया आपको। तो आपको पता है n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5, क्योंकि पंचभुज ये दे रखा है इसने। प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, इसका मतलब टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए कितने का डिवाइड करोगे, 5 का। तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो 72 डिग्री आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है। कई बार क्या होगा, आपको दिया होगा पंचभुज का, मान लो पंचभुज दे दिया, पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण, ये दोस्तों जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ध्यान से देख लेना, यहां से क्वेश्चन पक्का पड़ जाएगा आपके। पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण आपको दे दिया मान लो 72 डिग्री है। तो विकिरणों की संख्या बताओ इसमें, विकिरणों की संख्या। देखो कहां से क्वेश्चन कहां पहुंच गया, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आपको पता चलेगा कि सर कहां से कहां कनेक्ट कर दी। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, फिर आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगी चीज। देखो आप बोलो सर बाह्य कोण दे रखा है कितना, 72 डिग्री। इसका मतलब क्या है, बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। अगर आप क्या करोगे, 72 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे आप n भुजाओं की संख्या रखते हो। ठीक है, यहाँ पे पंचभुज नहीं देगा, कोई भी बहुभुज दे देगा, ऐसे लिख देगा बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री है, ऐसे बोलेगा। आपने क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला लगाओगे बाह्य कोण वाला, प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण के लिए आप बोलो सर प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटे n, या भुजाओं की संख्या निकालनी है तो n इधर ले जाओ, 72 इधर आ जाएगा। तो n आ गया इधर, 360 डिवाइड बाई क्या आ गया, 72। ये कितनी आ गई संख्याएं, 5 आ गई। n की वैल्यू मतलब 5 है, मतलब पंचभुज हो गया। अब इसमें विकिरणों की संख्या पूछिए, ना कि आपको संख्या ये पूछी थी 5। विकिरणों की संख्या क्या होती है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होता है डायगोनल। n की वैल्यू पुट करो 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होगी। 5 में से 3 गया, 2 इससे कट गया, ये बच गया 5। तो इसका मतलब विकिरण कितने आएंगे दोस्तों इसमें, 5। ये इस प्रकार क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। ओके, तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, और बाकी क्वेश्चन मैं इसके करवाऊंगा, जब क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगा इसके अंदर लेके आऊंगा। बाकी आपको एक बार इसको बता दिया कि कैसे अपने इसको करते हैं। अब दोस्तों एक पॉइंट और अपने पढ़ लेते हैं, पॉलीगन का एरिया निकालने का। वैसे तो एरिया निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, n की वैल्यू दी होती है, भुजा की वैल्यू दी होती है। अपने सबसे पहले एक षटभुज का एरिया निकालते हैं, या फिर सबसे पहले दोस्तों अपने निकालते हैं किसका, दो आपको इंपॉर्टेंट है, बताओ समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
आपको सभी को याद होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये ट्राइंगल है, इसकी प्रत्येक भुजा ए मान ली तो साइड का स्क्वायर कर दिया। अब ये एक ट्राइंगल है तो देखो ये इसका है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर आपने क्या बनाया, एक ये बना दिया, क्या बना दिया दोस्तों, षटभुज बना दिया, जिसके अंदर क्या बनेंगे, इस प्रकार के 6 ट्राइंगल बनेंगे। यहाँ पर इसका सेंटर है, मान लो इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, ये मिला दिया, एक ट्राइंगल बन गया। इसको इससे मिलाओगे, दूसरा बन गया, इसको इससे मिलाओगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितना बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। एक दोस्तों आप यहाँ पर अगर आपने जैसे ये बनाया, रफली बना लेते हैं, क्या बनाया, षटभुज बनाया। इसके बार बार आप इस प्रकार यहां से इस प्रकार सर्कल खींचोगे ना, तो सर्कल खींचोगे तो आपको पता है कि यहां से यहां तक इसको पॉइंट को मिलाओगे तो आपकी त्रिज्या बन जाएगी। ये थोड़ा सा रफ बनाया मैंने। यहाँ इसका सेंटर है, इस वृत्त का जो बार वृत्त खींचा है, इस वृत्त को यहां से मिलाया, देखो ये आप बोलोगे सर ये तो त्रिज्या होगी, इस वृत्त को यहां से मिलाया तो ये त्रिज्या होगी, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट बराबर है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो ये बराबर है, ये तीनों पार्ट बराबर होता है, भुजा ये भी इसके बराबर होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का टॉपिक आ जाता है तो उसके अंदर अपनी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर तो अपने को एरिया निकालना है, एरिया आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना दोस्तों, देखो एक बन रहा है तो एक के लिए क्या होता है, ये होता है, कितने बन रहे हैं, 6, तो 6 का गुणा कर दो, 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखो ये एक का था, 6 का गुणा कर दिया तो किसका बन गया, षटभुज का क्षेत्रफल, षटभुज का क्षेत्रफल। क्या बात समझ आई है कि सभी को। इसी प्रकार आप एक अष्टभुज का और याद कर लो, अष्टभुज का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है आपको। अष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, √2+1, 2 इंटू √2+1 और भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। अब इसमें लास्ट एक पॉइंट होता है कि किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर आपको पूछे एरिया, बहुभुज की साइड दे रखी हो, ठीक है, मतलब ए साइड दे रखी हो, बी साइड दे रखी हो, बहुभुज की लंबाई दे रखी हो भुजा की, तो आपके पास फॉर्मूला होता है 1/4 NA², किसका, NA² कोट पाई बाई कितना होता है दोस्तों, n होता है। इसको याद कर लेना। कोई भी अगर बहुभुज है, जैसे n भुजाओं वाला आपको बोल दे षटभुज, तो भुजा कितनी है, n = 6। अगर आपको बोल दिया अष्टभुज तो भुजा कितनी है, 8। आपको बोल दिया 10 भुज तो भुजा कितनी है, 10, है ना। अब इसका निकालना है तो आप यहाँ पे पुट करो वैल्यू, n की वैल्यू, यहाँ पर इसकी a भी देगा साइड, a = मान लो कितनी भी दे दी, 20 दे दी। 10 भुज की कोई भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है उसका क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू कितनी है, 10, a की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 का स्क्वायर इंटू में कोट, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है, 10। यहाँ पर इसको सोल्व करना है तो वो इसके अकॉर्डिंग देगा, या फिर यहाँ देखो 0 से 0 कटेगा 18 डिग्री, तो कोट 18 डिग्री का मान नहीं पता अपने को, नहीं पता ना, या तो वो क्वेश्चन में देगा या फिर वो ऐसा सवाल देगा यहाँ पर n की वैल्यू जैसे मान लो 4 दे दी तो 45 डिग्री आएगा। देखो जैसे मान लो इसके अंदर तो आपने यहाँ तक सोल्व कर लिया, आगे भी अगर इसकी वैल्यू दी होगी तो अपने यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर जैसे मान लो आपको a की वैल्यू 20 दे दी और n की वैल्यू मान लो आपको दे दी 5, पंचभुज है कोई, क्या दे दिया, सॉरी 4 भुजा वाला ले लो, 4 भुजा वाला आ गया, n की वैल्यू 4, यहाँ पुट करो 1/4 n की वैल्यू 4, ठीक है, इंटू में भुजा कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर, तो कोट 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180, डिवाइड बाई कितना n कितना है 4 है, यहाँ इसको काटोगे 45 आएगा, 4 से 4 गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, कोट 45 का मान 1 होता है, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना आ गया, 400 आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका लगभग 2D तक का सफर अपना कंप्लीट होता है। अब अपने इसका एक टॉपिक और बचा है, सर्कल। सर्कल कौन सा, वैसे सर्कल मैंने पढ़ा दिया, इसके क्वेश्चन मैंने आपको करवाने हैं, लेकिन थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा दी जितनी करवानी थी एक बार ALP CVT1 के लिए जो भी होनी है, ठीक है। CVT1 जो भी एग्जाम दे रहे हो रेलवे का, उसके लिए इतना कर सकते हो आप आराम से। और सर्कल के अंदर सर्कल की इक्वेशन से रिलेटेड एक टॉपिक आता है, वो आपको मैं एक और करवाना है, वो देख लेंगे, पहले बाद में करवाना है या पहले करवाना है, ठीक है। फिर अपने दोस्तों 3D स्टार्ट करेंगे। 3D के भी आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बेस क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको डायरेक्ट चीजें याद हो जाए और क्वेश्चन भी आपको करना आ जाए, ठीक है। अब बेसिक करवाने वाला टाइम नहीं है क्योंकि आपका पेपर आ गया नजदीक है,
तो मैं आपको कंप्लीट वो करवा देता हूँ। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि दोस्तों उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।